Okay, so we are starting the system which is known as cardiovascular system. This is the circulatory system of our body. हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन चलता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और ये एक रिदमिक टाइप का सिस्टम है जिसके अंदर रिदम के साथ साथ में आपका जो ब्लड है बॉडी का वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, घूमता रहता है। और इसकी हेल्प से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी सेल्स तक पहुंचते हैं और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है और CO2 निकलता है उसको लेकर ये वापस आता है। तो इसका काम पंपिंग करना है, जस्ट लाइक एज अ पंप ये पंप करता है आपके ब्लड को ताकि वो पूरा बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो सके। अब आप देख रहे हो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। In order to pump blood through the body, the heart is connected to vascular system of the body. It is closed system and it is designed to transport oxygen and nutrient to the cells of the body and remove the carbon dioxide and metabolic waste product from the body. तो जो सिस्टम है हमारा पंपिंग का वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। और ये एक वैस्कुलर सिस्टम है क्योंकि इसके अंदर जो यूज होती है वैस्कुलर सिस्टम इसलिए क्योंकि ये ब्लड वेसल्स का यूज करता है। क्योंकि ब्लड जो ट्रेवल करेगा वो किसी वेसल्स में ही ट्रेवल कर सकता है, नॉर्मली सीधा तो करेगा नहीं। और ये एक टाइप ऑफ क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम इसलिए है क्योंकि जहां से ये शुरू होता है वहीं पे आके ये खत्म भी होता है। जस्ट लाइक कि अगर वो एट्रियम से शुरू हुआ, एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से वेसल्स में गया, ब्लड वेसल से टिश्यूज तक गया, सेल्स तक गया, सेल्स के पास में जाने के बाद वहां से CO2 और वेस्ट मटेरियल लेके ये वापस टिश्यूज तक आया, फिर वापस ये एट्रियम में गया और वेंट्रिकल में गया और उसके बाद में ये लंग्स तक जाके प्यूरिफाई होकर बाहर निकल जाता है। तो इसका जो सर्कुलेशन सिस्टम है ये क्लोज इसलिए है क्योंकि ये हार्ट से शुरू होता है और हार्ट पे ही खत्म होता है। इनका पूरा काम उधर ही चलता है। ठीक है, तो ये Yes. इसका ये है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब है हमारे पास में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस। द फंक्शंस ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। फंक्शन Functional component of the cardiovascular system is heart, blood vessels and blood. जो मेन कंपोनेंट है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वो है आपका हार्ट क्योंकि वो ब्लड को पंप करता है, ब्लड वेसल्स जिसके अंदर आपके ब्लड जो है वो ट्रेवल करता है और इटसेल्फ ब्लड क्योंकि अगर ब्लड नहीं होगा तो ट्रेवल कौन करेगा। ये तीनों चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। और जनरल फंक्शन जो ये प्रोवाइड करवाते हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन 1 मिनट। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एवरीथिंग ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड क्योंकि हमारे पास में हमारे सिस्टम में O2 है, न्यूट्रिएंट है, जो भी चीजें हमारे पास में है वो हमें ट्रांसपोर्ट करनी है टू द टिश्यूज टू द सेल्स। और वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होती है? बाय ब्लड। जस्ट फॉर 1 मिनट, जस्ट इमेजिन कि अगर आपके पास में आपने खाना खाया तो यू हैव टेकन द न्यूट्रिएंट। अब वो न्यूट्रिएंट जो है वो आपके सिस्टम के अंदर जाने के लिए किधर से जाएंगे? तो क्या होगा, आपने खाना खाया वो आपके स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में जो चर्निंग प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के अंदर क्या चलता है कि आपका जो वेस्ट है वो आगे जाता है और न्यूट्रिएंट जो है वो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता रहता है। अब वो एब्जॉर्ब करके अपने पास में तो रखेगा नहीं, उसको रखने का क्या मतलब है? तो वो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर इंगेज होने लग जाएगा। वो न्यूट्रिएंट्स जो आपने खाने में लिए थे वो आपके ब्लड में मिलने लगेंगे और वो ब्लड जो होगा वो हार्ट के पास जाएगा और वो पंप होगा और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। क्योंकि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि आपने खाना खाया या आपने कोई न्यूट्रिएंट लिया और वो सिर्फ और सिर्फ हैंड्स में सप्लाई हुआ, लेग्स में नहीं हुआ, या फिर फेस पे सप्लाई हुआ, बैक पे नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं होता है क्योंकि वो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी के फॉर्म के अंदर वो सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये उसका मेजर फंक्शन है जो कि वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। देन रेगुलेशन। Regulation of the cardiovascular system
बाय इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक दो टाइप के फीचर्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, जिनके साथ में आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम है वो रेगुलेट किया जाता है। मतलब ये कि आपका जो सिस्टम है उसको चलने के लिए कुछ तो गाइडलाइन चाहिए होगी, कुछ तो होगा जो उसे समझाएगा कि उसे कैसे काम करना है। तो वो जो काम करने का जो फीचर आएगा, वो फीचर किससे आएगा? उसको आएगा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सिस्टम से। अब इंट्रिंसिक मतलब अंदर का और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर का। ये हम लोग जब उसका डिटेल करेंगे रेगुलेशन की, उस डिटेल के अंदर दोबारा आएगा, देन आई विल लेट यू नो अबाउट दिस। उसके बाद में हमारे पास में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ब्लड लॉस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ब्लड लॉस के अंदर आपके पास में आता है अगेंस्ट, ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है जिसके अंदर आपको कितना प्रोडक्शन है और कितना सिंथेसिस, मतलब कि कितनी चीज आपके ब्लड ने प्रोड्यूस की है और कितना चीज उसने सिंथेसाइज किया है, जो उसने अपने आप के लिए यूज किया है, ये सारा सिस्टम वो प्रोवाइड करवाता है। मेरी जो ये है प्रेजेंट नहीं हो रही क्या? हो रही है। उसमें मेरे पास में मैसेज आ रहा है कि रिज्यूम प्रेजेंटिंग। नो मैम, हो रही है। तो इसमें आपके पास में आएगा कि आप लोगों को आपका जो हार्ट है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ताकि उसकी वजह से आपका गुड मॉर्निंग वर्षा, आपने बहुत लेट ज्वाइन करा, हम लोग बहुत देर तक आपका इंतजार किए थे। एनी हाउ, तो वर्षा आपके लिए बता रही हूँ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमने स्टार्ट किया है, रेस्पिरेटरी खत्म हो गया था। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर आपका ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर, और ब्लड के साथ में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपकी पूरी बॉडी और टिश्यू सेल्स तक जाते हैं, लास्ट लाइन तक। और उसके बाद में वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड और वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लेकर वो वापस आता है। इस तरीके से ये क्लोज सर्किट बन जाता है, और वो क्लोज सर्किट बनने के बाद में आपका जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क कर पाता है और पूरी बॉडी को वो सर्कुलेशन प्रोवाइड करवाता है। ये इसके मेजर फंक्शन है, और जो इसका मेजर कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट्स के अंदर आपके पास में आता है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। ये तीनों चीजें अगर नहीं होगी तो आपका जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। ये सिस्टम के अंदर आपके पास में सबसे जरूरी है हार्ट, जो कि पंपिंग का मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है आपको, जो ब्लड को पंप करता है। उसके बाद में आपके पास में है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो ब्लड को कैरी करती है और उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। एंड द लास्ट इज ब्लड, क्योंकि अगर ब्लड नहीं होगा तो आपके पास में ऑक्सीजन किस में कंबाइन करेगा, या फिर CO2 कहाँ जाएगा। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है या कोई भी न्यूट्रिएंट्स है उनको ट्रेवल करने के लिए एक मोड की ज़रूरत है, और वो मोड आपका ब्लड प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है और उसके साथ में मिक्स होने के बाद में वो एक दूसरे अंदर से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास में हम लोगों ने उसके फंक्शंस देखे, और उसका जो फंक्शन देखने के बाद में हमारे पास में है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फंक्शंस। टू क्रिएट द पंप वी हैव टू एग्जामिन द फंक्शनल एनाटॉमी। एनाटॉमी ओके, हाँ, एनाटॉमी की क्लास में आपको एक बार फिर से आपका हार्ट दिखाया जाएगा। हार्ट दिखाने के बाद में उसके सारे चैम्बर्स और दिखाए जाएंगे, उसके बाद में आपको उसके स्ट्रक्चर्स भी दिखाई जाएंगे इन ओपन फेज एंड बोथ। फिलहाल मैं आपको इस स्लाइड्स में बता रही हूँ। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम टू क्रिएट द पंप वी हैव टू एग्जामिन द फंक्शनल एनाटॉमी। हमें सबसे पहले एनाटॉमी के अंदर पता होना चाहिए कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स इनसाइड द हार्ट which helps to pump the blood। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि पंपिंग की मैकेनिज्म को हेल्प करती हैं? फर्स्ट इज द कार्डियक मसल्स। जो आपकी बॉडी में अलग अलग टाइप की मसल्स होती है, उनमें एक कार्डियक मसल होती है जो कि स्पेशली इन द हार्ट में मिलती है। वो मसल्स जो है वो अनस्टॉपेबल टाइप की हैं, जो कि कंटिन्यूअसली वर्क करती रहती है।
चैम्बर्स, जो आपका हार्ट है उसके पास में 4 चैम्बर्स हैं, हम अभी आगे उसके बारे में देखेंगे। वाल्व्स, वाल्व्स ये है कि जब आपके पास में 4 चैम्बर है तो चारों को डिस्टिंग्विश करने के लिए बीच में कोई वाल्व तो होना चाहिए, एक ऊपर का और एक नीचे का। अगर आप डिफाइन कैसे करेंगे, जब उसके बीच में एक पार्टीशन होगी तो वो वाल्व्स जो है वो भी वही पार्टीशन का फंक्शन प्ले करते हैं। इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम, इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम वो है जो सिस्टम आपका इंट्रिंसिक वर्क को कंडक्ट करने के लिए एनकरेज करता है। अब हमारे पास में आ गई है स्ट्रक्चर, जो कि फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ हार्ट है। इसमें आपके पास में चारों चैम्बर्स हैं, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, सिस्टम्स हैं पल्मोनरी और सिस्टेमिक। अब हम लोग जो देख रहे हैं आपके हार्ट की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आप जूम करके देखेंगे तो सारी चीजें इसने स्पेसिफाई की है। कौन कौन सी चीजें हमारे पास में, अगर हम सिंपल वे में देखें तो हमारे पास में हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर है, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल। एट्रियम जो है वो ऊपर के हैं और वेंट्रिकल जो है वो नीचे के हैं। चारों चैम्बर्स के लिए एक लेफ्ट और राइट दोनों पार्टीशन इस तरीके से है, एक लेफ्ट साइड का एट्रियम, एक लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल, राइट साइड का एट्रियम, राइट साइड का वेंट्रिकल। ये उसका पार्टीशन है इस तरीके से। और उसके बाद में उनके पास में ट्राइकिस्पिड और बाइकिस्पिड 2 टाइप के वॉल्व्स हैं जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल को डिफाइन करते हैं। और उसके बाद में उसका सिस्टेमिक रूट है जो कि आपका पल्मोनरी आर्टरीज है, वेना केवा है, उन और इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, डिसेंडिंग अओर्टा, ये सारी जो सिस्टेमिक सिस्टम है उसके पास में, जिसकी वजह से वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अभी आप इसकी स्ट्रक्चर में हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर उसने दिखाई है। सबसे पहले तो आप लोग चैम्बर देखिए, इसके अंदर चैम्बर को सर्च करो। राइट एट्रियम चैम्बर है, उसके बाद में नीचे उसके राइट वेंट्रिकल है, और राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में आपके पास में वाल्व है जो कि ट्राइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड इसलिए है क्योंकि उसमें 3 जगहों से नीचे आने के लिए ब्लड को जगह मिलती है, 3 जगह से वो नीचे आ सकता है ब्लड। जो ऊपर एट्रियम में होगा वो वेंट्रिकल में जाने के लिए उसको 3 रास्ते मिल सकते हैं। इस तरीके का वाल्व यानी कि अगर ये आपका वाल्व है तो वाल्व्स में 3 नीचे रास्ते बने हैं जिसके अंदर से वो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में चला जाएगा। और ये एक मेजर डिफाइनिंग फीचर है कि जो ट्राइकिस्पिड है वो सिर्फ राइट एट्रियम में होता है। अगर 2 जगह बनी होंगी, बाइकिस्पिड होगा तो वो लेफ्ट में होगा, राइट के अंदर ट्राइकिस्पिड, लेफ्ट के अंदर बाइकिस्पिड। उसके बाद में आप देख रहे हो कि राइट एट्रियम के ऊपर आपके पास में है राइट पल्मोनरी आर्टरीज जो कि जुड़ी हुई है सुपीरियर वेना केवा से। सुपीरियर वेना केवा किसके ऊपर आ रही है? राइट एट्रियम के ऊपर। और नीचे की तरफ आ रहा है आपका लेफ्ट में इंफीरियर वेना केवा। क्योंकि अगर ऊपर अगर आपके पास में ऊपर वो है सुपीरियर वेना केवा तो वही नीचे आपका इंफीरियर वेना केवा बन जाता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर, दिलीप सैनी, बच्चे आर यू न्यू स्टूडेंट? ये आपकी फर्स्ट क्लास है? दिलीप सैनी, यू कैन स्पीक इट अप, आप बात कर सकते हो। आर्यन, आप जानते हो इसे? नो मैम। दिलीप, हम लोग बहुत अच्छी क्लास लेते हैं बातें करते करते, तो आप ज्वाइन कर सकते हो बात करने में। ओके, तो इसके बाद में हमारे पास में आपका हो गया सुपीरियर वेना केवा जिसकी आगे ब्रांचेस होती हैं पल्मोनरी आर्टरीज, इंफीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड ट्राइकिस्पिड वाल्व। उसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट साइड को, जूम करके देखिएगा। Oh, it's not a BCA class, it is for BPT. BCA का I guess आज तो क्लास नहीं है, but you may confirm with your teachers. अब उसके बाद में हमारे पास में लेफ्ट साइड को जूम करने पे हम देखते हैं कि सबसे ऊपर हमारा है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से नीचे आ रहा है हमारा बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड वेल्व के बाद में हमारे पास में कोडेड टेंडिनाई और पैपिलरी मसल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वो मसल्स है जो कि हार्ट को पंप करने के लिए उसको रेगुलेशन प्रोवाइड करवाती हैं और उसके रिदम को बनाए रखने के लिए हेल्प करती हैं।
इनके ऊपर है हमारे पास में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, ये ऊपर है। और नीचे हमारे पास में है डिसेंडिंग एओर्टा। और सबसे ऊपर जो रेड कलर का है वो है एओर्टा, AORTA। और साइड में हमारे पास में है पल्मोनरी सैमिन्यूलर वॉल। वाल्व। ये जो वाल्व है ये आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको आने के लिए हेल्प करता है और उसके बैक फ्लो ना हो उसको प्रिजर्व करता है, कि अगर कोई भी ब्लड किसी डायरेक्शन में आ रहा है तो वो बैक फ्लो पे ना चला जाए। ये सारी फंक्शनल एनाटॉमी है आपके हार्ट की, मतलब कि ये इतनी फीचर्स और इतनी चीजें हैं जो आपके हार्ट के अंदर फंक्शन करती है। अब आपके पास में है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट वाल्व्स। जो आपके हार्ट के वाल्व्स है उनका क्या फंक्शन है, सबसे पहले आप देख रहे हैं फंक्शन इज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। कोई भी वाल्व होगा उसका बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का मेन फंक्शन रहता है। अब आप देखोगे कि जो आपके सिर्फ और ऐसा आपका वाल्व है, वाल्व के अंदर अगर आपका बाइकेस्पिड है तो इस तरीके से आपका रूट होगा उसका ब्लड का, और जो नीचे की तरफ उसकी ओपनिंग होगी वो वापस ऐसे ऑफ तो हो सकती है लेकिन वो ऊपर की तरफ ओपन नहीं हो सकती है। तो अगर आपका ब्लड जो होगा वो नीचे चला जाएगा तो वापस ऊपर जाने के लिए वो उसको रोक देगी, क्योंकि उसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ ऐसे हो ही नहीं है, वो सिर्फ नीचे की तरफ इस तरीके से नीचे की तरफ तो ओपन है, इस तरीके से ऊपर की तरफ ओपन नहीं होती है। वो ऐसे ओपन हुई और फिर वो क्लोज हो गई, ओपन हुई और क्लोज हो गई, लेकिन वो ऊपर बैक फ्लो नहीं जाने देंगी। ये मेजर फंक्शन है उनका वाल्व्स का। तो फंक्शन इज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। एट्रियोवेंट्रिकुलर, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वाल्व्स रहता है, प्रिवेंट बैक फ्लो टू द एट्रिया। जो आपका ब्लड है वो एक बार अगर वेंट्रिकल में आ गया तो वो वापस एट्रियम में नहीं जा पाएगा। प्रोलैप्स इज प्रिवेंटेड बाय द कोडे टेंडिनाई। प्रोलैप्स क्या सिचुएशन होती है, प्रोलैप्स से को प्रोलैप्स एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका जो कोई सिस्टम है वो जिस स्ट्रक्चर के अंदर है वो अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाता है। से कि अगर कोई राउंड स्ट्रक्चर है, अब जो ये मेरी मसल्स हैं उन्होंने इस स्ट्रक्चर को मेंटेन किया है राउंड स्ट्रक्चर में रहने के लिए। वो स्ट्रक्चर जो मेरी राउंड स्ट्रक्चर में ना रह के अगर मैं इस तरीके की स्ट्रक्चर बना देती हूँ या नीचे की तरफ झुक जाते हैं या ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है जो स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट करता है तो वो कंडीशन आपका प्रोलैप्स में आता है। अब अगर जो ये आपकी कोडे टेंडनाइन मसल्स हैं ये उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती हैं कि जो हार्ट की स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहे, उसका काम ये करती है। उसके बाद में आपके पास में है सेमिलुनर वाल्व्स। ये प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स। जैसे एक बार आपका ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी सप्लाई के लिए अगर नीचे निकल गया, अगर वो निकल गया वेंट्रिकल से तो वो वापस वेंट्रिकल्स के अंदर नहीं जा सकता। जस्ट लाइक जो एट्रियोवेंट्रिकुलर था कि एक बार अगर ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया तो वो वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं जाएगा। अगर एक बार जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी सप्लाई के अंदर आ गया तो वो बॉडी सप्लाई से वापस वेंट्रिकल में नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर वाल्व है। और कौन से वाल्व है, सेमिलुनर वाल्व और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अब आप इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। एक तरफ आपको ये दिखाया गया है कि जो ये वाल्व है आपका, ये ब्लड फ्लो जो है, एक तरफ आपको सबसे ऊपर वाले में दिखाया गया कि किस तरीके से जो मसल्स हैं जो आपकी कार्डी टेम्पन है तो वो कैसे आपके स्ट्रक्चर ब्लड के स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखी हुई है और जो ब्लड है उसको फ्लो करने के लिए जगह दे रही है। और दूसरे स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आपकी जो ब्लड है वो जगह जगह से आ रहा है और आने के बाद में वो उस चैम्बर से दूसरे चैम्बर के अंदर जा रहा है, लेकिन वो बैक फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट अगेन आपका वेल्व्स है। अब आपके जो वेल्व्स है वो कौन कौन से वेल्व्स हैं और क्या क्या उनका काम है। वेल्व्स ऑफ द हार्ट आप देख रहे हो, इसमें आप स्ट्रक्चर को बिग करके देख सकते हो, जूम करके। सबसे पहले आपको ट्राइकेस्पिड वॉल्व दिखाई दे रहा है जो कि आपका राइट साइड में मिलता है। अब आप ट्राइकेस्पिड के अंदर तीनों
अब इस जो सेक्शन कटिंग है, इस सेक्शन कटिंग के अंदर आप इजीली देख सकते हो कि कैसे उसका 3 पार्टीशन हुआ है, और जो साइड में आपका बाइक्यूस्पिड है उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि कैसे उसका पार्टीशन हुआ है, सिर्फ एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा दो में। अब आप लोगों ने ये देख लिया कि राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर ट्राइकस्पिड है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर बाइकस्पिड वाल्व है, और एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर मतलब आगे का हिस्सा, पोस्टीरियर मतलब पीछे का हिस्सा। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर वे में आप देख रहे हो कि एक तरफ आपके पास में आयोटिक वाल्व्स है और दूसरी तरफ आपके पल्मोनरी वाल्व्स है। ये तीनों वेल्स जो है इनका भी सेम फंक्शन है, ये ब्लड को उसी वे में, उसी डायरेक्शन में पंप आउट करते हैं, उसी डायरेक्शन में मूव ऑन करने के लिए हेल्प करती है। जो सैमिल्यूनर वेल्व्स हैं उसमें दो टाइप हैं आपके पास में, पल्मोनरी सैमिल्यूनर और आयोटिक सैमिल्यूनर। जो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर आते हैं वो पल्मोनरी आते हैं, और जो एओटिक के अंदर आते हैं मतलब एक तरफ आर्टरीज होती हैं और एक तरफ वेन्स होती हैं। तो जो पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनमें एक तरीके का आता है, आर्टरीज जो आपकी मतलब आयोटिक जो होती हैं वो एक तरफ आती हैं और उसके अंदर एक तरीके का वाल्व्स बना रहता है। With the atria and major vessels removed, all four valves are easily visible. अगर हम सब तरीके की छोटी छोटी स्मॉल वेसल्स को हटा दें तो हम ये वेल्व्स जो है वो इजीली देख सकते हैं। Although it is difficult to distinguish the three separate cusps of the tricuspid valve. लेकिन जो ट्राइकस्पिड वाल्व जो आप देखते हैं उसके तीनों चीजें मतलब तीनों पार्टीशन देखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप देख नहीं पाए, आप देख सकते हैं, लेकिन उसको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको सारे के सारी जो स्मॉल वेसल्स है उनको रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप देख सकते हैं। अभी वी हैव वाल्व्स ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन इज व्हाट कि हमारा जो हार्ट का सिस्टम है पंपिंग का वो 0.8 सेकंड के अंदर रहता है। अब उसमें 1 सेकंड ऐसा भी आता है जिसके अंदर रिलैक्सेशन फेज आता है, जिसमें हार्ट ना एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास में जो फीचर है ब्लड जो है वो पंप होने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है। से फॉर अगर आपका एट्रियम ऐसा है तो वो अगर फिल हो गया है जस्ट लाइक दिस, अगर वो फिल हो गया है तो उसका पूरा एरिया भर गया तो वो इस तरीके से फुला हुआ है और वो पंप या ऐसे करेगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो नीचे से सारा जो है वो वेंट्रिकल में चला जाएगा। अगेन जो वेंट्रिकल है उसका भी यही काम है, ऐसे वो फिल हो गया फिर वो इस तरीके से पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो आगे ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा। ये उसका फंक्शन है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा दैट मीन वो फील्ड विद ब्लड था, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स होगा यानी कि वो अपने आप को साइज इंक्रीज करता है ताकि वो फिलअप हो सके। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो वाल्व्स देख रहे हैं, जैसे आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है या बाइकस्पिड कोई भी वाल्व जो है, अगर आपका ब्लड जो है वो ना तो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है ना रिलैक्सेशन कर रहा है। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन हम देख रहे हैं कि जब वो रिलैक्स्ड है मतलब जब वो ब्लड को पंप नहीं कर रहा यानी कि वो ब्लड को अपने अंदर ले रहा है। अब अंदर लेते टाइम क्या होगा, अगर आप किसी रूम के अंदर कुछ फिल कर रहे हैं, अगर उसका दरवाजा या खिड़कियां खुले होंगे तो क्या वो चीज फुल हो जाएगा, वो रूम फुल हो सकता है? नो मैम। नो, ऑफ कोर्स सी बात है। तो सेम एज कि अगर आपके जो वाल्व्स है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड किसी भी टाइप का वाल्व है, अगर वो वाल्व ओपन होगा तो क्या होगा, ब्लड फिल हो जाएगा? नो, तो नहीं। उस वाल्व का जो होगा वो बंद होना जरूरी है, क्लोज वाल्व होगा तभी वो पूरा एरिया फिल हो सकता है। तो अगर मान लो एट्रियम है और वेंट्रिकल है राइट साइड का, उन दोनों के बीच में ट्राइकस्पिड है, तो ट्राइकस्पिड जो है वो इस तरीके से एक नॉर्मल वाल्व है और ये नीचे उसके पार्टीशन है तीनों, ये तीनों पार्टीशन का क्लोज इस तरीके से क्लोज हो गया। क्लोज होते ही ऊपर उसके ब्लड फिल होना शुरू हो गया, जैसे ही वो फुल हो जाएगा ये वापस से ओपन हो जाएंगे। अब आप देखिए ये स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देख ली पहले भी, और इस स्ट्रक्चर का एक तरीके से जूम करके एक और छोटा व्यू भी दिखाया है जिसमें उसने दिखाया एओटिक वाल्व्स जो है वो क्लोज्ड है, कॉर्डी टेंडनाई लूज है और पैपिलरी मसल्स है वो रिलैक्स्ड है, और मिट्रल मतलब बाइकस्पिड है वो ओपन है। इसका फीचर अब आप देख रहे हो कि अ ट्रांसफर सेक्शन थ्रू द हार्ट इलिस्ट्रेट द फोर हार्ट वाल्व
the two atrioventricular valves are open and the two sambilunar valves are closed. अगर एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो है मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ओपन है इसका मतलब ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो रहा है। अगर ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हो रहा है तो जो सैमिल्यूनर वेल्व्स है उनका क्लोज होना जरूरी है। अगर वो वेंट्रिकल में फिल नहीं होगा तो वो पहले ही ब्लड में चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। तो उसको पहले फिल होने देने के लिए सैमिल्यूनर जो वेल्व्स है वो क्लोज रहेंगी और उसके बाद में उनके अंदर ब्लड जो होगा वो फिल होता रहेगा वेंट्रिकल्स में। The atria and the vessels have been removed. इस जो ये सेक्शन है इससे एट्रिया और जो आपका वेसल्स है उनको नहीं दिखाया गया। A frontal section through the heart illustrate blood flow through the mitral valve. अभी आपको जो सेक्शन बी में दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर आपका जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है। इसने आपको मिट्रल वेल्व्स दिखाया, मिट्रल वाल्व को बाइकस्पिड भी बोलते हैं, उसके अंदर किस तरीके से इसका ट्रांसमिशन हो रहा है वो उसने शो करके दिखाया है। A frontal section through the heart illustrate blood flow through the mitral valve. When the mitral valve is open, it allows the blood to move from left atrium to the left ventricle. जब आपका मिट्रल वेल्व या बाइकस्पिड ओपन होगा तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर इजीली चला जाएगा। एंड द एओर्टिक सैमिल्यूनर वाल्व इज क्लोज्ड। जो सैमिल्यूनर वाल्व है वो क्लोज होगा ताकि वो बॉडी के अंदर नहीं चला जाए, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द एओर्टा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो एओर्टा के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वापस ना चला जाए, इसके लिए वो क्लोज्ड रहेगा और उसको अपनी स्ट्रक्चर के अंदर मेंटेन रखेगा। अब उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है वेल्व्स ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपका जो वेल्व्स है उनका क्या फंक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन इज लाइक कि जब आपके ब्लड को पंप करने के लिए आपका जो सेगमेंट है वो पूरी तरीके से फिल हो चुका है, अब उस फिल होने के बाद में वो और फिलिंग नहीं ले सकता। अगर वो और फिलिंग नहीं ले सकता तो उसको ओपन अप होना पड़ेगा कि जो उसमें फिल्ड है मटेरियल वो बाहर निकाला जाए और वो आगे की तरफ चला जाए। ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ग्रेट वेसल्स। अभी हम लोग सारी चीजें जो है वो लेफ्ट साइड की देख रहे हैं। पहले हमने लेफ्ट साइड के हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो देखा जिसके अंदर आपके बाइकस्पिड या मिट्रल वेल्व ने हेल्प किया था ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के लिए। अब हम कॉन्ट्रैक्शन फेज में देख रहे हैं अगेन कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो ग्रेट वेसल्स यानी कि जो आपकी मेजर ब्लड वेसल्स है उसमें कैसे एंटर होता है। मेजर ब्लड वेसल्स का मतलब ये है कि जो आपके हार्ट के जस्ट पास में जो मसल्स होती वेसल्स होती हैं वो साइज में बाकी वेसल्स के कंपैरेटिवली बड़ी होती है। बड़ी क्यों होती है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा क्यों है, क्योंकि ब्लड जो आपका हार्ट से आने वाला है वो विद प्रेशर आने वाला है। जैसे आप लोग हम लोग अगर नॉर्मल पाइप लेते हैं पानी की, आप नॉर्मल पानी का छिड़काव पाइप से कर रहे हो तो उसमें कोई प्रेशर नहीं है, वो एक फ्लो के साथ में चला जा रहा है। बट जैसे ही आप उसके आगे एक फिंगर लगा देते हैं, सेफोर ऐसा पाइप है और आपने ऐसे उसके आगे आधा फिंगर लगा दिया, अब वो फिंगर लगा दिया तो पानी तो नीचे से आ रहा है लेकिन वो एक प्रेशर के साथ में आ रहा है। अब प्रेशर के साथ में अगर वो आ रहा है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सीधा फ्लो आ रहा होता तो आप उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसा ही सेम हमारे हार्ट के साथ में है कि अगर वेंट्रिकल है वो प्रेशर के साथ में एकदम से ब्लड अगर छोड़ रहा है, अगर वो एकदम से छोड़ रहा है तो उसको थोड़ा, अगर मतलब ये कि उसने एकदम से पानी छोड़ा, ब्लड छोड़ा, अगर आगे का हिस्सा जो था वो पतला था, मतलब कि पतली पाइप अगर आगे लगा दे फुल प्रेशर से, अगर टैप में से पानी आ रहा है और एक पतली पाइप अगर उसके ऊपर लगाने की कोशिश करे तो पानी साइड से क्या होगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा मतलब लीकेज हो रहा है। तो हम लोग ऐसा कर नहीं सकते, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बड़ी पाइप लगानी पड़ेगी जिसका जो एंट्रेंस है, जिसका जो होल है वो बड़ा होगा।
वो बड़ा हो गया तो हमने उसको उस टैप के नीचे लगा दिया, बाकी आगे से चाहे पाइप पतली हो जाए उसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन एकदम से जो प्रेशर से पानी आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को जरूरी है कि हमारे पास में जो उसका सरफेस एरिया हो, जो डायमीटर हो उस वेसल का वो ज्यादा हो। इसीलिए हमारे पास में ये मेजर वेसल्स होती हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं हार्ट के साथ में। हार्ट के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी और वो अगर प्रेशर के साथ में ब्लड को बाहर फेंकेगी तो वो उसको कैप्चर कर लेती हैं, और उसके बाद में एक बार कैप्चर करने के बाद में जो उसकी फर्दर डिवीजन होती है वो सेम डायमीटर की नहीं होती है। जैसे अगर मान लिया जाए 8 सेंटीमीटर बहुत बड़ी चीज है, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप एक मॉडल बना रहे हैं हार्ट का तो आप सोच सकते हैं कि अगर 8 सेंटीमीटर का वाल्व हमारे पास में जो पाइप का डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, अगर वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच कर दिया जाता है तो 8 सेंटीमीटर का डायमीटर अगर नीचे जाते जाते अगर 4 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का भी बच जाता है तो भी वो ब्लड फ्लो होता रहेगा। बैक फ्लो या फिर इधर उधर भागने का या फिर प्रेशर और जगह पर नहीं आएगा। ठीक है। और अगर मान लो जैसे अगर ये कंडीशंस हम लोग नॉर्मल में लेते हैं, अगर हमारे पास में ऐसा कुछ हो कि हमारे जैसे सीवियर डिजीजेस के अंदर क्या होता है कि जो आपका पाइप था वो कहीं से या तो रप्चर हो जाता है, रप्चर नहीं होता तो उसके ऊपर ये एक इस जैसे वेसल्स है, वेसल के ऊपर कोटिंग जो रहती है वो कोटिंग जो है वो बढ़ती जाती है, तो पाइप का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ कुछ डिपॉजिट होना शुरू हो गया। और जैसे ही वो डिपोजिशन शुरू होता है, अब क्या होता है, जो ब्लड ऊपर से आ रहा था वो एक जैसे सबसे पहले वो फुल प्रेशर के साथ में आ रहा था, जैसे जैसे उसने कुछ रूट फिनिश किया, जैसे जैसे वो कुछ दूर आगे चला उसका प्रेशर धीरे धीरे कम होना शुरू किया। कम होते होते वो पाइप के उस सेगमेंट तक आया जहां पर क्या था, डिपोजिशन हो रखा था। अब डिपोजिशन जहां से हो रखा था वहां से वो ब्लड जब फ्लो करेगा तो वो अगेन उसका प्रेशर जो होगा वो एक सीवियरली डिफॉर्म होगा, मतलब ऊपर से जिस प्रेशर से आ रहा था वो वहां से नीचे अगर जाएगा तो वो रिश्ता हुआ जाएगा, उसका प्रेशर और कम हो जाएगा। अब और कम प्रेशर होने के बाद में जब वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ब्लड सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो वहाँ पे कम प्रेशर के पास में गया था, और उसी रूट से अगर वो वापस आ रहा होता, आते वक्त अगर उसका ऐसा कुछ होता कि उसको डिपोजिशन मिलती तो वो बिल्कुल लो प्रेशर के साथ में ब्लड के अंदर आता। जबकि अगर मान लो सारी छोटी छोटी जो वेसल्स है उनके अंदर कम फ्लो वाला आ रहा था, कम प्रेशर वाला ब्लड आ रहा था, जैसे ही वो एक मेजर के अंदर आया, जैसे कि 5-6 पाइपें छोटी छोटी पतली पतली में से पानी आता था, एक मेजर पाइप के अंदर आया तो वहां पर उसका फ्लो का स्पीड क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 5-6 जगहों से आके एक जगह पर मिलने पे वो बढ़ जाता है। लेकिन एक जगह जहां से रिश्ता हुआ पानी आया था उसकी तो स्पीड बिल्कुल ही नहीं थी, तो उस सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है अगर आपके पाइप्स के अंदर या आपके वेसल्स के अंदर किसी भी टाइप का डिपोजिशन आना शुरू हो जाए। और अगर ये डिपोजिशन नहीं आता तो वो जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल प्रेशर के साथ में चलता रहता है और वो सारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर डिपोजिशन आ जाएगा कहीं पर भी तो जिस टाइम पीरियड के अंदर उससे वहां पे पहुंचना था, जहां जिस वेसल्स के थ्रू उसको जिस मसल और जिस भी ब्लड टिश्यू या जिस भी चीज के पास में उसको पहुंचना था वो देरी से पहुंचेगा, और उसके अंदर देरी से पहुंचने के बाद में कम अमाउंट में भी पहुंचेगा, तो उससे क्या होगा, जो सेगमेंट आपके टिश्यू से वो भूखे मर जाएंगे क्योंकि उनका न्यूट्रिएंट देर से आया। ऐसा होने की वजह से वो ट्रबल क्रिएट करना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ट्रबल बढ़ती जाती है, जैसे डिपोजिशन बढ़ता जाता है, सप्लाई कम होती जाती है, फिर वो पार्ट जो होता है वो सुनपन में आना शुरू हो जाता है, और ऐसे मतलब अलग अलग सिम्टम्स देना शुरू हो जाता है। तो हम लोग अगर चेक करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि ओके दैट इज द प्रॉब्लम कि ब्लड वेसल्स के अंदर डिपोजिशन है, जिसकी वजह से आपके हार्ट के ऊपर जो है लोड ज्यादा आ रहा है, कि हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में ब्लड फिल करना पड़ रहा है या ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में एक्सपेल करना पड़ रहा है, और ये प्रेशर को मेंटेन करे रखने के लिए हम लोग फिर फर्दर सर्जरी और मेडिकेशन स्टार्ट करवाते हैं। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं वैल्व्स ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के फेज के अंदर हमारे जो वैल्व्स है वो किस तरीके से पेश आते हैं, मतलब कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द ग्रेट वेसल्स। वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो वेसल्स जो मेजर वेसल्स है उनके अंदर निकल रहा है। एक ट्रांसफर्स सेक्शन
through the heart illustrate the four heart valves during the ventricular contraction. अब ventricular contraction के during आपने एक ट्रांसफर सेक्शन आपको दिया है, उसके अंदर आप heart के जो valves है वो देख रहे हैं। सबसे पहले आप जूम करके देखिए, the two atrioventricular valves are closed. एट्रियोवेंट्रिकुलर जो एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर थे वो बंद है, बट द टू सेमिल्यूनर वॉल्स आर ओपन। लेकिन जो सेमिल्यूनर नीचे के जो वेल्व्स है जिनसे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है वो ओपन है। तभी तो ऐसा होगा कि वेंट्रिकल्स का सारा ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर आएगा। एंड द एट्रिया एंड वेसल्स हैव बीन रिमूव्ड। लेकिन इस पिक्चर्स में आप देखोगे कि जो एट्रिया और जो वेसल्स है, एट्रियम को नहीं दिखाया गया और जो वेसल्स है उनको नहीं दिखाया गया, सिर्फ उसके फेस को दिखाया गया है जिस फेस के अंदर ब्लड जो है वो ट्रांसमिट होगा। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ट्राइकस्पिड दिख रहा है, बाइकस्पिड दिख रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड दिख रहा है, और आपको दिख रही है एओर्टिक वेल्व्स जो ओपन है, पल्मोनरी वेल्व जो सेमिल्यूनर वॉल्स है वो ओपन है। ओपनिंग के बाद में क्या हो रहा है, ओपनिंग के बाद में वो बॉडी के अंदर चले जाएंगे। A frontal view shows that the closed mitral, यानी कि frontal view दिखाया गया है जिसके अंदर bicuspid valve जो है वो closed है, which prevent the backflow of the blood into the left atrium, and the aortic seminal valve is open to allow the blood to eject into the aorta. अब दूसरा जो छोटे वाला पिक्चर है उसको जूम करके देखिएगा, उसमें आपको दिखाया हुआ है aortic valves जो है वो ओपन है एंड chordae tendineae जो है वो टाइट है, पल्मोनरी वेसल्स मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड है, और मिट्रल वाल्व जो है वो क्लोज है। मिट्रल वाल्व अगर क्लोज है तो वो ऊपर जाने के लिए नहीं देता है ब्लड को, और अगर एओर्टिक वाल्व्स जो है वो ओपन है तो दैट मीन वो नीचे ब्लड को आने दे रहे हैं और उसके अंदर वो ब्लड चल रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ये फंक्शंस है आपके वाल्व्स के जो कि मेजरली आपके फ्लो को कंडक्ट करते हैं कि ब्लड का जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में चलता रहना चाहिए। अब आपको मेजर पिक्चर जो है वो फुल साइज में जूम करके देखनी चाहिए कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स जो हैं वो कैसे सपोर्ट करते हैं। आप इस पिक्चर के अंदर इजीली जूम करके देख सकते हो कि ये पिक्चर के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं। आप इसके अंदर कोडे टेंडिनाई देख सकते हैं, कैपिलरी मसल्स देख सकते हैं, और ट्रैबुकुलाई कैमिनी एक अलग फेज है उसको देख सकते हैं जिसके अंदर डिवीजन चल रहा है आपका, वो इजीली आप देख सकते हैं। Cardi tendinae and papillary muscles. In this frontal section, you can see the papillary muscle attached to the tricuspid valve on the right as well as the mitral valve on the left cardi tendinae. जो आपकी टेंडिनाई जो मसल्स हैं आपकी वो अटैच्ड रहती हैं वाल्व्स के साथ में ताकि वो उनको उनके प्लेस के ऊपर लगाए रख सके और उनकी जो एक्टिविटीज हैं क्लोजिंग की और ओपनिंग की उसको रेगुलेट कर सके। दिख गया अच्छे से एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हार्ट, उसकी लेयर्स एंड द मस्कुलेचर कि हार्ट के अंदर आगे कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले आप हार्ट के अंदर देखेंगे एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। जो सबसे पहले आती है आपकी एंडोकार्डियम, उसके बाद में आप अगर एक सेगमेंट देख रहे हैं, आपको हार्ट की पिक्चर दिखाई गई है और उसके बाद में आपको एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स है और उस स्क्वायर बॉक्स की सारी स्ट्रक्चर जो है वो नीचे जूम करके दी है, उसमें आप लेयरिंग देख रहे हैं। सबसे पहले आपने जो लेयर देखी थी जो वो है आपकी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का मतलब ये है कि जो हार्ट आपका, ये अगर आपका हार्ट का एक वॉल है तो जो सबसे अंदर की तरफ है वो है आपका एंडोमेट्रियम। अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए हमारा रूट है, तो उसके बाद में आपके पास में आता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के बाद में आपके पास में आता है एपिकार्डियम, जो कि एक विस्ट्रल लेयर है ऑफ द सेरस पेरिकार्डियम की। उसके आगे आपके पास में आता है पेरिकार्डियल कैविटी, और उस कैविटी के बाद में आपके पास में आता है पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, और सबसे बाहर की तरफ आता है आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो हार्ट है उसको प्रोटेक्टिव वॉल उसकी जो बनाता है वो वॉल बनाता है ताकि वो लचीली और मतलब अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए उस जगह पर रह सके। दूसरा जो पिक्चर है उसके अंदर आप देखिए कि एट्रियल मस्कुलेचर और वेंट्रिकल मस्कुलेचर जो है वो किस तरीके की मसल्स जो होती है हमारी
अगर से फॉर अगर हम हाथ की एक मसल देखना चाहें तो कोई भी अगर मसल होगी वो जैसे हमारे हाथ की जो मसल है उनका ओरिजिन अगर एल्बो के अंदर वाली तरफ से आ रहा है तो वो बाहर की तरफ इस तरीके से इधर अटैच होती है, तो उसका जो फ्लो होगा वो ऐसा फ्लो होता है। अब इसी तरीके से आप हार्ट के अंदर देख रहे हैं कि ऊपर के जो एट्रियम है उनका फ्लो इस तरीके से आ रहा है, दोनों इस तरीके से आ रही है, और वेंट्रिकल है उनका फ्लो भी इस तरीके से जा रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये उनका मसल्स का एक फ्लो और एक पैटर्न रहता है जिस पैटर्न के अंदर वो अपनी स्ट्रक्चर को अटेन करके रखती है। तो ये आपके पास में हार्ट की स्ट्रक्चर्स हैं और जो उसका लेयर्स का पार्टीशन है वो चीज है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन एंड लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल। अब आप इसमें नीचे जो है वो देखिए, द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर एंड द पेरिकार्डियल कैविटी। ये कैविटी जो है वो कैविटी इसलिए बनी हुई है ताकि वो हार्ट को उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो हार्ट को डैमेज नहीं होने देता किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से या फिर किसी एक्सटर्नल इवेंट से। जैसे अगर किसी कहीं पे बहुत ज्यादा जोर से धक्का लगा या आप किसी चीज से बहुत जोर से टकराए तो टकराने के बाद में ऐसा नहीं होगा कि वो चीज आपके हार्ट को पियर्स करते हुए निकल जाएगी। आपका जो विस्ट्रल ऑर्गन होगा, विस्ट्रल कैविटी है, वो इतना लचीली और उसके अंदर फ्लूइड होगा कि वो उसको कवर कर लेगा, वो उसको डैमेज नहीं होने देगा। इसके अंदर आपके पास में 3 लेयर्स हैं। The heart wall also consists of 3 layers. The pericardial membrane and the heart wall shares the epicardium. इसके अंदर अभी आपकी तीनों लेयर्स आ जाती हैं पेरिकार्डियल की और एपिकार्डियम तक ये आ जाता है, डिवाइड हो जाता है। और जो हार्ट का मस्कुलेचर है, द स्वर्लिंग पैटर्न ऑफ द कार्डियक मसल्स टिश्यूज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द हार्ट्स एबिलिटी टू पंप ब्लड इफेक्टिवली। ये जो आपका पैटर्न है ब्लड मसल्स का, ये इजीली ब्लड फ्लो को कंडक्ट करने के लिए हेल्प करता है ताकि आपका जो ब्लड है वो उन्हीं डायरेक्शंस के अंदर चलता जाए जिसमें आप लोग चाहते हैं। अभी तक में कोई प्रॉब्लम है? हम लोगों ने हार्ट की लेयर देख ली है, वाल्व्स देख लिए हैं, उसका मस्कुलेचर देख लिया है। इन सब में कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल और उसमें चलें। चलो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल वर्सेस लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपके पास में रिलैक्स्ड और कॉन्ट्रैक्टेड फेज दिखाया जा रहा है। अब रिलैक्स्ड और कॉन्ट्रैक्टेड फेज जो होता है ना वो अपोजिट चलता है। अगर एक तरफ का कॉन्ट्रैक्टेड है तो दूसरी तरफ का रिलैक्स्ड होगा, दूसरी तरफ का रिलैक्स्ड है तो एक तरफ का कॉन्ट्रैक्टेड होगा। जैसे एट्रियम है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रियम रिलैक्स होंगे। इस तरीके से इसका ट्यूनिंग सेट होती है, इसी रिदम से ये काम करते हैं। तो आप जो पहली पिक्चर देख रही है उसके अंदर रिलैक्स्ड फॉर्म में देख रही है मसल्स को और दूसरी कॉन्ट्रैक्टेड फेज में देख रही है। कॉन्ट्रैक्टेड के अंदर भी अलग अलग फेज है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल का, और रिलैक्स्ड के अंदर अलग फेज है। रिलैक्स्ड के अंदर आप लोग ये देख रहे हैं कि अगर आपको रिलैक्स दिखाया गया है उस मसल्स को, वो मसल जो अगर रिलैक्स्ड होती हैं तो वो सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करवा रही है ताकि वो उसमें फिलिंग कर सके। अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड है तो उसके अंदर वो सरफेस एरिया कम दिखा रहे हैं ताकि वो नीचे ब्लड को फेंक सके। इसमें अब आप देखिएगा डिफरेंस इन द वेंट्रिकुलर मसल्स थिकनेस। The myometrium in the left ventricle is significantly thicker than that of right ventricle. जो myometrium मतलब अंदर का जो लेयर है, सेकंड लेयर जो था, वो लेफ्ट वेंट्रिकल का ज्यादा थिक है than the right ventricle. Both ventricle pump the same amount of blood, but the left ventricle must generate a much greater pressure to overcome greater resistance in the systemic circuit, and the ventricle are shown in both relaxed and contracted state. The difference in the relative size of the lumen, the region inside each ventricle where the blood is contained. आपको जो डिफरेंस दिखाया जा रहा है वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि एक साइड के ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है, दूसरी साइड को कम चाहिए। अब ज्यादा और कम प्रेशर क्यों चाहिए? क्योंकि दोनों का काम तो ब्लड को पंप करना ही है, एक साइड में कम और एक साइड में ज्यादा क्यों चाहिए भाई? वो ज्यादा इसलिए चाहिए और एक तरफ कम इसलिए चाहिए क्योंकि एक तरफ से जो ब्लड होगा वो आपके लंग्स के अंदर से आ रहा है, एक साइड के अंदर जो ब्लड है वो बॉडी से लंग्स में भेजना है।
तो जो लंग्स के साथ में ब्लड आया था उसको तो फुल प्रेशर के पास में, क्योंकि हार्ट और लंग्स के अंदर डिफरेंस ज्यादा नहीं है, दोनों इस तरीके से लंग्स है और लंग्स से ऐसे जो पाइप निकलती है वो आपके हार्ट के अंदर जा रही है एट्रियम में। यस तो मैम। बहुत कम डिफरेंस था कि लंग्स से इस तरीके से हार्ट के अंदर आया और वो फटाक से फुल प्रेशर के साथ में गया और उसी प्रेशर के साथ में वो वेंट्रिकल्स के अंदर गया। तो इस टाइम में जो आपका प्रेशर था वो ज्यादा था, लेकिन पूरी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट हुआ, पूरी बॉडी से घूम फिर के फिर वो कहाँ आया, हार्ट के पास में। अब हार्ट हार्ट के क्या पास काम करेगा, हार्ट उसको अपने अंदर लेके फिर वापस से लंग्स के वापस अंदर से। भेजेगा। अब जब वो पूरी बॉडी से आया तब क्या उसके अंदर वही प्रेशर रह सकता है जो कि आपकी एक तो लंग्स से ब्लड आया हार्ट के अंदर, तो जितना प्रेशर था हाँ वो मेजर मैक्सिममली कंटेन था, लेकिन वही प्रेशर पूरी बॉडी के अंदर घूमते घूमते कम हो गया और फिर वो अगर हार्ट के पास में आया तो वो उतना प्रेशर नहीं मेंटेन कर पाएगा। इसलिए एक तरफ में हमें बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है, एक तरफ में उससे थोड़ा कम अमाउंट का चाहिए होता है, क्योंकि आपको जो वेंट्रिकल होगा एक साइड के वेंट्रिकल तो ब्लड बॉडी को सपोर्ट करेंगे, सप्लाई करेंगे, और दूसरी टाइप का वेंट्रिकल होगा वो अपना ब्लड जो है लंग्स को सप्लाई करेगा, क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ने छोड़ा था वो सारा का सारा हाँ ब्लड वेसल्स लेकर आई हार्ट के पास में और उसको बोला कि वापस से पंप करो लंग्स को, और लंग्स जो उसको वापस से पंप इन करेंगे अपने पास में लेंगे और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेंगे, उसमें से ब्लड रहने देंगे और जो CO2 होगा उसको बाहर निकाल देंगे बॉडी माउथ ऑर्गन के थ्रू। तो ये आपका जो प्रोसेस है इसकी वजह से आपके जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आते हैं हार्ट के अंदर वो साइज मटेरियल या ल्यूमेन जो पाइप का जो ल्यूमेन या डायमीटर जो है वो कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो डिफाइन करते हैं कि इतनी मोटाई का या इतनी पतलाई का चीज होनी चाहिए ताकि वो इतना प्रेशर होल्ड कर सके। अगर हमें कम प्रेशर चाहिए होगा तो हम ल्यूमेन हल्का भी रख सकते हैं, अगर हमें ज्यादा प्रेशर को मेंटेन करना है तो हम ल्यूमेन जो है वो मोटा रखेंगे ताकि वो उतना प्रेशर मेंटेन कर सके। इसलिए ये स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आपके आते हैं और ये डिफरेंस है आपके राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब है आपके पास में स्ट्रक्चर ऑफ द कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स हैं हमारे पास में उन मसल्स के अंदर क्या डिफरेंस रहता है और क्या उनकी स्ट्रक्चर रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की मसल्स होती हैं और सिर्फ जो कार्डियक मसल है वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियक के अंदर या हार्ट के अंदर ही मिलती है, बाकी जगह पर नहीं मिलती। इसके अंदर उसकी ब्रांचेस, फाइबर, सब चीजें काम करती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर काउंट काम करते हैं। अब आप लोग इसमें देखिएगा, अगर आप इसकी पिक्चर्स को भी जूम करके देखेंगे तो आपको फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया है कार्डियक मसल सेल है मायोफाइब्रिल कंपोज्ड ऑफ मायोफिलामेंट अरेंजमेंट इन द sarcomeres, T tubulus to the transmit the impulse from the sarcolemma to the inferior of the cells, numerous mitochondria for energy and intercalated disc that are found at the junction of the different cardiac muscle cells। और सेकंड पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ द कार्डियक मसल सेल शो द न्यूक्लियाई एंड द इंटरसिलेटेड डिस्क। थर्ड में आपको दिख रहा है एन इंटरसिलेटेड डिस्क कनेक्टेड टू द कार्डियक मसल सेल्स एंड कंसिस्ट ऑफ डेस्मोसोम्स एंड द गैप जंक्शन। जो गैप जंक्शन है वो भी जरूरी है, और जो बैंड आपको दिख रहे हैं ए बैंड और आई बैंड वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करते हैं। और इन स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा यूनिन्यूक्लिएटेड है, ब्रांचिंग फाइबर्स हैं इसमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, स्टारिएशन रहते हैं, ऑटोरिदमिक फीचर इसके अंदर रहता है, इंटरसेलिएटेड डिस्क रहते हैं, गैप जंक्शंस हैं, डेस्मोसोम्स हैं, फंक्शनल साइनोसिटियम है, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन टाइम है और लॉन्ग एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टरी पीरियड है। हम लोग जो है इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को, जो कार्डियक मसल की स्ट्रक्चर है, ब्रीफली मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है और इसकी टोटल जो एक्सप्लेनेशन है और जो मेजर इसका पार्ट है फंक्शन का, आई वांट कि यू गाइस टेक इट एज अ होमवर्क और एज अ असाइनमेंट कि आप इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को, व्हाई द कार्डियक मसल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अनदर मसल ऑफ बॉडी। जो हमारा कार्डियक मसल्स है वो क्यों डिफरेंट है बॉडी मसल से, या फिर इसमें क्यों, जैसे इस अगर आप कार्डियक मसल देख रहे हो इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है,
तो इसमें क्यों ज्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस। तो ऐसा क्यों है कि यस। कार्डियक मसल्स में वो ज्यादा है और बाकी की मसल्स के अंदर वो कम है? मतलब आई वांट to distinguish between the another muscles or the cardiac muscle and the function of the cardiac muscle, कि cardiac muscles की स्पेसिफिसिटी क्या है, क्यों कार्डियक मसल जो है वो जरूरी है। वो आपको मंडे को नेक्स्ट करके लाना है, मतलब नेक्स्ट मेरी क्लास आई ओके गेस मैम। थर्सडे को है। तो आपको ये हाँ। मुझे डिफाइन करके बताना है कि व्हाई द कार्डियक मसल आर लाइक दिस। आई वांट द आंसर। आपको कार्डियक मसल्स के ऊपर जितना भी मैक्सिमम चीजें आपको मिल सकती है आप मुझे वो बताइएगा। फिर उसके बाद में हम उसका दूसरी मसल के साथ में कंपैरेटिव चीजें देखेंगे कि क्या चीजें हैं और कैसे वो डिफरेंट है दूसरों से। अभी अगर मैं इसके फीचर्स को डिफाइन करने लगती हूँ तो वो सारे फीचर मैं ही बता दूंगी, आप लोगों को कोई वर्क नहीं रहेगा। आई वॉन्ट यू गाइज टू कोऑपरेट एंड टू कम्युनिकेट एंड आप मतलब मुझे बताएंगे तो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट द लेवल यू पीपल आर हैविंग फॉर दिस सिस्टम, द कार्डियक सिस्टम, कि आपको पहले से कितना पता है और कितना मुझे और बताना है। और अभी तक ओके जो मैम। मैंने सिस्टम पढ़ाया इसके अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चरल बेसिस बताए कार्डियक सिस्टम के। उस यस मैम। कार्डियक सिस्टम के स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर या वैल्व्स के अंदर या एट्रियम वेंट्रिकल की किसी भी चीज के अंदर अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये जो चीज है, ये स्लाइड है, ये मैं होल्ड कर रही हूँ क्योंकि इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए ताकि आप दूसरी जो मसल्स हैं अदर देन द कार्डियक, आप उनके भी फीचर्स आप मेरे को लाकर दिखाएं कि उनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कितने टाइप की हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइप की मसल्स होती हैं। तो आप जब ये लोग ये चीज होमवर्क करेंगे कि कितने टाइप की मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर और फिर कितने टाइप की मसल्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, तो कार्डियक मसल जो है वो बाकी बॉडी की मसल से कैसे डिफरेंट करती है, ये मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। ठीक है, ओके मैम। अब तक में कोई प्रॉब्लम है या आगे चले? मैम एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ बोलिए। जो ये सी वाला है ना, ये डायग्राम, हाँ हाँ, इसमें जो ये ए बैंड और आई बैंड है, ये दोनों मतलब बरोबर में है ना? जो ए बैंड और आई बैंड होता है ना, ये अम, जैसे कोई भी एक मसल्स होती है, जैसे ये एक पार्ट ऑफ मसल है। अब ये मसल हाँ। को कॉन्ट्रैक्ट होना है या रिलैक्स होना है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होता है? जैसे ए बैंड और आई बैंड इस तरीके से बने होते हैं, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा या रिलैक्सेशन हाँ। होगा इनका ऐसे फंक्शनिंग चलती है। हाँ। ऐसे फंक्शनिंग चलेगी तो ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक मसल है वो कितने लेवल तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। हर किसी की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और रिलैक्सिबिलिटी एक सर्टेन अमाउंट की होती है। जैसे कि अगर मेरा हाथ है वो इतना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये हाँ। मेरा कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी को डिफाइन किसने किया? ए और आई बैंड ने की। एक आपस में इतनी दूर तक जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपस में ऐसे बाहर निकल गए, ये नहीं हाँ। हो पाएगा। ये इतनी दूर तक आएगा तो ये इनका फंक्शन है कि ये इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कितना कर सकते हैं। हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं उनके अंदर कितना रिलैक्सेशन और कितना कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी आ सकता है, ये चीज डिफाइन करेगी ये ए बैंड और आई बैंड। ओके। ठीक है, ये बाकी हाँ। मसल्स के अंदर भी आपको दिखाई देंगे ए बैंड और आई बैंड। तो वो हाँ। जैसे 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 अगर हार्ट के अंदर की मसल है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, या फिर हमारे हाथ की अगर मसल देखें या लॉन्ग मसल्स देखें जो हमारी बॉडी की बड़ी बड़ी मसल्स है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाती है, छोटी मसल्स है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाती है। क्योंकि ऐसा डिफरेंट तो होगा कि अगर हमारी बॉडी की लॉन्ग मसल्स है क्या वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, या जो हमारी स्मॉल मसल्स है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती है। ये फीचर जो आएगा वो अलग, आप जैसे जैसे अलग हम आपकी जब एनाटॉमी की क्लासेस लगेंगी तब आप लोग ये एक एक मसल्स को पढ़ेंगे। जैसे अगर हमारे हाथ में बाइसेप मसल है तो आप बाइसेप मसल्स को रीड आउट करेंगे कि बाइसेप मसल्स के अंदर क्या क्या फीचर है, कितना उसका कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, क्या उसका फंक्शन है, क्या वो फ्लेक्शन फ्लेक्शन मतलब हाथ को मोड़ने में या एक्सटेंड करने में किस फंक्शन में काम में आती है। तो जब आप ये मसल्स पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि कितने टाइप के मसल्स हमारे हाथ में रहती हैं और मेजर मेजर मसल्स जो होंगी वो आपको सब पढ़ाई जाएंगी। जैसे अगर आपके पास में हैंड सिस्टम को स्टार्ट किया जाएगा तो हाँ। आपका पूरा अपर आर्म में कितना मसल्स है, लोअर आर्म में कितना मसल्स है, और फिर कितने मसल जो है वो फ्लेक्शन में काम करती हैं, कितनी एक्सटेंशन में काम करती हैं, कितनी एबडक्शन एडक्शन, ये अलग अलग मूवमेंट जो हमारे हैंड के अंदर आएगी उन सब के अंदर आपकी अलग अलग मसल्स काम आएंगी। कुछ ऐसे भी मसल्स होते हैं जो
डुअल फंक्शन करती है, जो दो फंक्शन के साथ में काम करती हैं। तो ये मसल्स हम लोग आपको पढ़ाएंगे एनाटॉमी की क्लासेस के अंदर, तब आप लोगों को ये डिफरेंस पता चलेगा कि लॉन्ग मसल्स है या शॉर्ट मसल्स है, उनका अलग अलग क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे उनको अलग अलग डिफाइन किया है कि कैसे वो फंक्शन करती है लॉन्ग वाली और कैसे स्मॉल वाली फंक्शन डिफाइन करती है। तो इसलिए मतलब आई वांट कि जो मसल्स है उसका जो बेस लाइन है वो आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कितने टाइप के मसल्स हैं और उनका मेन फंक्शन क्या है। आप लोग राइटिंग में भी दे सकते हैं, फिर उसके बाद में आप उसका पिक्चर क्लिक करके भी दे सकते हैं। और अगर आप जो आपके कोऑर्डिनेटर आशुतोष सर या जो भी हैं एडमिशन टीम के, उनको भी आप अपने आंसर सबमिट करवा सकते हैं, ताकि वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे कि आपने जो मसल्स के ऊपर जो आपने होमवर्क किया है वो आप मुझे फॉरवर्ड करवा सकते हो। ठीक है, ओके मैम। अब हमारे पास में आगे हमें सर्किट और ब्लड वेसल्स और उनके फंक्शन और मतलब कंप्लीट सिस्टम को हम देखने में आएंगे। ये चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंडक्ट कर सकते हैं।